नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा के इस नए एपिसोड में। उत्तर प्रदेश की श्रृंखला चल रही है और हम पिछले जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो था उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। एक लंबी श्रृंखला थी, उसकी 3-4 वीडियो में वो टॉपिक पूरा हुआ। हालांकि मैं चाहता तो 1-1.5 घंटे का एक बड़ा वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने 15-20 मिनट के वीडियो बना के उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट किया। आज हम अगले पड़ाव पे आ गए हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेस इन यूपी, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम बिजली पे बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनते, लेकिन 2-4 प्रश्न बनते हैं और उनमें से एक आध प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। हमें कहीं से भी ये लग रहा है कि वहां से एक आध प्रश्न कभी पूछा जा सकता है, तो हम उस चैप्टर को भी कवर कर लेना चाहते हैं। हम कुछ विशेष छोड़ने वाले नहीं। तो आइए देर भी ना करें और हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का वक्त देता रहूंगा, ये याद रखूंगा कि आपको पर्याप्त वक्त दिया जा सके। तो एनर्जी रिसोर्सेस इन उत्तर प्रदेश, हालांकि मैं चाहता हूं कि इसका मैं आपको पीडीएफ ही उपलब्ध करवा दूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं इसका पीडीएफ ही आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जहां तक अब देखिए, सबसे पहले छोटी सी बातें हैं, थोड़ी सी उनको जरा देख लें। ऊर्जा के बारे में थोड़ा जान लें कि आखिर ऊर्जा क्या है। कॉन्सेप्चुअल थोड़ी बातें कर लेते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा आर्थिक विकास तथा जीवन का स्तर बेहतर बनाने के लिए एक अनिवार्य संसाधन है। ठीक है, इतना तो हमें जान लेना चाहिए। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। और दरअसल इस पूरे चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं, ऊर्जा के नाम पे हम बात करने वाले हैं किसकी? विद्युत की। ठीक है, विद्युत की। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थिति क्या है, हम दरअसल इस पे बात करने वाले हैं। असल ये है। प्रश्न कहां से बनना शुरू होंगे, हम वहां से बात करें। ऊर्जा का वर्गीकरण। तो ऊर्जा का जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण ही 4 प्रकार से किया जा सकता है। अब कौन कौन से आधारों पे किया जा सकता है? पहला तो है कि ऊर्जा के स्रोत क्या है। स्रोत के आधार पे इसका वर्गीकरण होता है। यहां से आपके अच्छे प्रश्न बनते हैं। स्रोत के आधार क्या है कि ऊर्जा आप जल से बना रहे हैं, ताप से बना रहे हैं, परमाणु ऊर्जा बना रहे हैं, गैस अथवा पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा बना रहे हैं, या फिर आप ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस आधार पे ये 5 टाइप की ऊर्जा की व्यवस्था है। जल का आपको पता है, बांध बनाए जाते हैं। उन बांधों में बड़े बड़े टरबाइंस लगाए जाते हैं, उन पे पानी गिराया जाता है और वो टरबाइंस घूमते हैं, विद्युत का निर्माण होता है। ताप विद्युत का मतलब ये है, यहाँ पे कोयला दहन किया जाता है, उससे बिजली बनती है। परमाणु ऊर्जा का आपको मालूम है कि आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। एक अभिक्रिया होती है उसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। तो यूरेनियम का उपयोग होता है इसमें, और नाभिकीय विखंडन किया जाता है कहाँ? नाभिकीय रिएक्टर में। जब नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन किया जाता है तो यह नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहलाती है नियंत्रित। और अगर ये अनियंत्रित रूप से कर दी जाए तो वही हो जाता है परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम बन जाता है। इसको नियंत्रित रूप में किया जाता है तो विद्युत उत्पादन की जा सकती है। गैस और पेट्रोलियम पर आधारित ऊर्जा। और फिर गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में सबसे मुख्य अगर नाम कोई आता है तो वो मुख्य नाम आ जाता है किसका? सबसे मुख्य नाम आ जाता है गैर परंपरागत वाले में सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का। ठीक है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का नाम इसमें मुख्यतः आ जाता है। ठीक है, खैर आगे बढ़िए। जो ज्यादा जरूरी चीजें हम उन पर चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजों पे। संसाधनों के पुनः प्रयोग के आधार पे। अब देखिए जरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इसको सही से समझ लीजिए। क्या कहने का प्रयास किया गया है? एक टाइप बताया गया है अनव्यकरणीय ऊर्जा, दूसरा बताया गया है नव्यकरणीय ऊर्जा। यानी ऐसे रिसोर्सेस से बिजली बनाना जो कभी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और फिर हम बिजली बनाना हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। जैसे कोयला हमें खनिज के रूप में पृथ्वी के नीचे से मिलता है, पेट्रोलियम ये भी हमें मिलता है, गैस ये भी हमें मिलता है, परमाणु के लिए क्या चाहिए? यूरेनियम वगैरह चाहिए, वो भी हमें खनिज के रूप में ही मिलता है। ये सब पृथ्वी में है, और पृथ्वी में है तो इनके क्या है? भंडार है।
और ये भंडार है तो कभी न कभी ये भंडार तो खत्म होंगे ही, और जब ये खत्म हो जाएंगे तो हम इन्हें नवीन तरीके से बना नहीं सकते, क्योंकि इनके बनने के प्रोसेस में अरबों वर्ष लगते हैं। तो हम ऊर्जा कंज्यूम करने के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अरबों वर्षों का इंतजार तो नहीं कर सकते। तो ये खत्म हो जाएंगे तो खत्म ही हो जाएंगे, ये फिर दोबारा नवीन नहीं किए जा सकते। नवीकरण काहे का हो सकता है? नव्यकरणीय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय, इसके नाम और याद रखिएगा, इन्हीं को बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक। और इसे कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक। यहां से प्रश्न बनते हैं, फोटोवोल्टिक, सौर ताप, पवन, जल विद्युत, भूतापीय, जैव द्रव्य, ज्वारीय, ओटेक अर्थात ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हमें लगातार मिलती हैं, हम लेना चाहें तो मिलेंगी और न लेना चाहें तो वो व्यर्थ चली जाएंगी। सूरज को रोज अपने समय पे निकलना है, अपने समय पे डूबना है, दिन भर उसको एनर्जी देनी है, उस एनर्जी को आप कंज्यूम कर पाओ तो कर लो, नहीं तो रहने दो, ये व्यवस्था है। तो ये तो नवीकरणीय ऊर्जा हुई। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो ऊर्जाएं कैसी होती हैं? अप्रदूषणकारी होती है, ये ऊर्जाएं प्रदूषण नहीं करती। और जो अनवीकरणीय है ये प्रदूषण भी करती हैं। तो एक आधार हो गया प्रदूषण के आधार पे, एक आधार हो गया संसाधनों के पुनः प्रयोग के आधार पे। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो अनवीकरणीय है वो प्रदूषण करती हैं, और जो नवीकरणीय है वो प्रदूषण भी नहीं करती हैं। जब आप सोलर प्लेट का प्रयोग करके विद्युत बनाते हैं तो कोई प्रदूषण नहीं होता। जब आप जल विद्युत से विद्युत बनाते हैं तो कोई प्रदूषण नहीं होता। जब आप पवन से विद्युत बनाते हैं, हवा से विद्युत बनाते हैं तो कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन जब आप कोयला जलाएंगे, जब आप पेट्रोलियम जलाएंगे, जब आप गैस जलाएंगे तो बहुत सारा प्रदूषण होगा। जब आप यूरेनियम का दहन करेंगे तो भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। इसमें तो और ज्यादा खतरा है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी हो सकता है। ये बातें भी याद रखना है। ये कैसा प्रदूषण कर सकता है? रेडियो एक्टिव प्रदूषण कर सकता है। इनके थ्रू भी प्रदूषण ही होगा। कैसा? गैसीय प्रदूषण होगा। ये जब जलेंगे, क्योंकि ये सब कार्बन होता है, इनमें कार्बन होता है, जलेंगे तो कार्बन छोड़ेंगे, कार्बन छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये प्रदूषणकारी है। ये वायवीय प्रदूषण करेंगे, ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण कर सकता है परमाणु वाला। लेकिन ये जब विद्युत बनाते हैं तो इनका कोई भी प्रदूषण नहीं होता। यहाँ से ये वाला पूरा पेज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न केवल इस आधार पर पूछे जाने की संभावना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कौन सा स्रोत प्रदूषणकारी है, कौन सा स्रोत प्रदूषणकारी नहीं है। इस तरह के प्रश्न इस वाले पेज से अकेले बन सकते हैं, याद रखिएगा इसको। आगे हम एक और तरीका देखते हैं इनका। एक और तरीका है, वह है परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब ऐसे समझिए, जिन तरीकों से हम पहले से बिजली बनाते चले आ रहे हैं उन तरीकों को हम परंपरागत तरीका कहते हैं। और जिनसे बिजली बनाना हम नया नया सीखे हैं, जिनको हमने अभी जाना है कि ये भी ऐसे भी बिजली बनाई जा सकती है, उन तरीकों को हम कहते हैं गैर परंपरागत तरीका। या एक तरीके से और इसको समझ सकते हैं कि जिन तरीकों से हम ज्यादा मात्रा में विद्युत पहले से बनाते चले आ रहे हैं वो परंपरागत तरीके हैं। और जिनसे अभी नया नया बनाना सीखा है और जिनसे उत्पादित होने वाली विद्युत की टोटल में से प्रतिशतता थोड़ी कम है, उनको हम गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। पहले से हम कोयला से बिजली बनाते चले आ रहे हैं तो ये परंपरागत तरीका है। पेट्रोलियम से बिजली बनाते चले आ रहे हैं, ये परंपरागत तरीका है। गैस से बिजली बनाते चले आ रहे हैं, ये परंपरागत तरीका है। ये तरीके गैर परंपरागत है। वो परंपरागत तरीका है और ये गैर परंपरागत तरीके हैं। अब यहां से इन दो पेजेस से आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद जो आपके प्रश्न है वह एक आध प्रश्न वितरण कंपनियों से लेकर के बन सकता है। ताप विद्युत के प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं उनको लेकर बन सकता है। जल विद्युत कहाँ कहाँ उत्पादित होती है उसको लेकर के बन सकता है। तो इस वीडियो को भी हम बहुत लंबा करने के मूड में नहीं है। हम बहुत कम समय में बहुत काम की चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। राज्य विद्युत परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ था 1959 ईस्वी में। कब हुआ? 1959 ईस्वी में इसका गठन हुआ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? 1999 में। प्रदेश में विद्युत निगमों की अगर बात करें तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तापीय विद्युत उत्पादन के लिए है, यानी कोयले से बिजली बनाने वाली व्यवस्था यहाँ है, कोयला से बिजली, ठीक।
इसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड है, ये जल विद्युत उत्पादन के लिए है। ठीक, ये बांध बना करके फिर वहां पे विद्युत बनाते हैं। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये पारसेन वितरण और विद्युत प्रदाय कार्यों के लिए है। तो 3 विद्युत निगम उत्तर प्रदेश में है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ये तापी विद्युत के लिए, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ये जल कार्यों के लिए है। उत्तर प्रदेश में 5 टोटल वितरण कंपनियां हैं। कानपुर विद्युत वितरण कंपनी, जिसको कैस्को कहते हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कहाँ है? वाराणसी में। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ में है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ में है और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा में है। ये कंपनियों से संबंधित बात है, हालांकि यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते। अब विद्युत उत्पादन की बात और कर लें कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थिति क्या है। विद्युत उत्पादन की स्थिति के बारे में ऐसा समझ लीजिए कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता कितनी है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता है 33,392 मेगावाट। इसमें से ताप विद्युत ही सबसे ज्यादा है, 80% ताप विद्युत, 1.5% जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत 1.31%, नवीकरणीय विद्युत 16.65%। और इसका जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ेगा उत्तर प्रदेश उतना निर्भर होता चला जाएगा अपने ऊपर। ठीक है, अपनी निर्भरता दूसरों से कम कर लेगा। राज्य की उत्पादकता प्रतिशत 23.01% है। केंद्र क्षेत्र से 40% के लगभग उत्पादन होता है और निजी क्षेत्र से 36, ये स्थितियां हैं, और राज्य की 23। इस तरह से टोटल उत्पादन होता है। अब हम आज एक टॉपिक यहां से क्लियर करेंगे, वो है ताप विद्युत उत्पादन का। इसके संयंत्रों के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड जो है, ये ताप विद्युत का देखता है उत्पादन, ये ताप विद्युत का उत्पादन देखता है। 2000 में अस्तित्व में आया। इसकी 5 स्थानों पर कुल 23 इकाइयां स्थापित हैं, जो कुल 7140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। ठीक है, 23 इकाइयां 5 जगह, और कुल कितना? 7140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। बस यही यहाँ से ही आपके प्रश्न बनेंगे। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? अलीगढ़ में। क्षमता 110 मेगावाट। फिर इसका विस्तार किया गया, 250 मेगावाट के 2 यूनिट और 600 मेगावाट का 1 यूनिट लगाया गया। इसका पुनरुद्धार 1967 में रूस के सहयोग से हुआ था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखो कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है? अलीगढ़ में। परीक्षा ताप परियोजना ये कहाँ है? झांसी में। ये भी महत्वपूर्ण है। 640 मेगावाट की क्षमता है, 500 मेगावाट का इसमें भी विस्तार किया गया है। एक ये महत्वपूर्ण है ओबरा ताप विद्युत परियोजना, और ये कहाँ लगाएगी? सोनभद्र में, रूस के सहयोग से। 1094 मेगावाट इसकी क्षमता है। 660 मेगावाट के 2 यूनिट का विस्तार जारी है यहाँ पे, और ये सिंगरौली के समीप है। और पीछे खनिज वाला चैप्टर अगर आपने सही से पढ़ा था तो सिंगरौली काय के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होगा, कोयले के लिए। और ओबरा में ताप विद्युत परियोजना का होना बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि सिंगरौली से कोयला निकलेगा, फिर उस कोयले को आगरा तक ले जाया जाए, अलीगढ़ तक ले जाया जाए। इससे बेहतर है कि वहीं पे विद्युत निर्माण कर लिया जाए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का लोड है, जो ट्रांसपोर्टेशन का भार है, वो कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात। फिर रिवाइज कर लीजिए, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़, परीक्षा ताप परियोजना झांसी, ओबरा ताप परियोजना सोनभद्र, ये 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं ताप विद्युत से संबंधित। और भी है, उन्हें देख लीजिए। अगली ताप विद्युत परियोजना है जिसका नाम है अनपरा, और ये भी कहाँ है? सोनभद्र। अब देखिए 4 मैंने आपको बताई, 4 में से 2 सोनभद्र में। बहुत ज्यादा क्षमता है, 2630 मेगावाट क्षमता है। 3 बार विस्तार के द्वारा ऐसा हुआ है। क्षमता के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। बस महत्वपूर्ण बात यह है, अनपरा के बारे में याद रखिएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। फिर रिवाइज करवा दूं, हरदुआगंज अलीगढ़, ठीक, परीक्षा झांसी, उसके बाद ओबरा सोनभद्र, और उसके बाद अनपरा सोनभद्र। फिर पनकी विस्तार ताप परियोजना, ये कानपुर में है, और 2018 से इसको बंद कर दिया गया था। क्षमता भी सबसे कम थी इसकी, कितनी? 210 मेगावाट। जवाहर ताप विद्युत संयंत्र मलावन एटा में, ये सबसे नया है। ये आपके इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सबसे नया है। जवाहर ताप विद्युत संयंत्र मलावन एटा में कुल क्षमता 1320 मेगावाट की है।
उसमें से पहली यूनिट जो 660 मेगावाट की है उसका उत्पादन फरवरी 2024 से शुरू हो गया था। ठीक है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड वर्तमान में एनटीपीसीएल की कुल 9 विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं। सिंगरौली सोनभद्र कोयला और सोलर बेस है। सिंगरौली सोनभद्र में ही जल आधारित भी है। रिहंद सोनभद्र में कोयला आधारित बेस है इनका। ठीक, कोयला बेस पे आधारित है। इसके अलावा ऊंचाहार रायबरेली में कोयला व सोलर से विद्युत बनती है। टाडा अंबेडकर नगर में कोयला बेस, दिव्यापुर औरैया में गैस, ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है एक आध बार। दादरी गौतम बुद्ध नगर में गैस और सोलर बेस। बिल्हौर कानपुर में सोलर बेस, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। मेजा प्रयागराज में कोयला बेस है, यह केंद्र व राज्य की संयुक्त परियोजना है, इसको और याद रखिएगा। ठीक, तो वो राज्य की परियोजना होगी। अब है संयुक्त क्षेत्र, ये टेहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पे है और इसकी खासियत यह है ये उत्तराखंड और यूपी की कंबाइंड है। घाटमपुर कानपुर नगर ये राज्य सरकार व निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया का संयुक्त उपक्रम है। इसके बाद कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो निजी क्षेत्र की हैं और हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन करती हैं। हम देख भी चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% उत्पादन जो है विद्युत का वो निजी क्षेत्र से होता है। तो पहली परियोजना है रोजा ताप विद्युत परियोजना, कहाँ? शाहजहांपुर में। आदित्य बिड़ला ग्रुप की परियोजना थी, बाद में इसे 2006 में रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी पर है, जल प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का है। इंपॉर्टेंट बात ये अगर आपको याद रखनी है, अलकनंदा नदी पे है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी, क्षमता 330 मेगावाट। ये श्रीनगर एक जगह है, ये वो वाला श्रीनगर नहीं है, पौड़ी गढ़वाल मतलब यूके में, उत्तराखंड में है ये। अनपरा सी विद्युत परियोजना लोको कोंडापल्ली लिमिटेड द्वारा अनपरा सोनभद्र में 600 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। 12 संगम ताप विद्युत संयंत्र ये टाटा ग्रुप द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। ललितपुर ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पे 660 वाट की 3 इकाइयां हैं। ओपरा डी तापी परियोजना अनुमोदन 2023 में हुआ, क्षमता 800 मेगावाट की 2 इकाइयां और ये उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। बस ये फैक्ट आपको याद रखना। ओबरा डी परियोजना जो है वो कैसी होगी? उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब ये वीडियो हम फिर बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम विद्युत वाले पोर्शन को ही 2 भागों में लेकर के जाएंगे। जो मुख्य मुख्य बातें थी और ताप विद्युत से रिलेटेड बातें थी वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। अब अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे और इसका जो बचा हुआ पोर्शन रह गया है उसको कवर करेंगे और उसे कवर करने के बाद जो अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे वो 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होगा और उसमें हम पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे आपकी लाइव प्रश्नों की। पीछे से हम 3 से 4 चैप्टर इकट्ठे हो चुके हैं हमारे, उन सारे 3-4 चैप्टर्स के प्रश्न हम इकट्ठे करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उन सब की प्रैक्टिस आपको लाइव करवाई जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।